नमस्कार दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24/7। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्म होती चली जा रही है। ब्राह्मणों का वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ऐसे में कई पार्टियां इस वोट बैंक की तरफ नज़रें गड़ाए बैठी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज़ किया है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजेश मिश्रा राजन जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आप सबका। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, आपकी पार्टी सुप्रीमो ने, ब्राह्मणों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया है, तो कैसे देखते हैं इस सम्मेलन को आप? देखिए, चुनाव नज़दीक आ रहा है। हर दल लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहा है। उसी की एक कड़ी थी ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में कल अयोध्या से शुरुआत हुई है। ये उसके बाद अन्य जनपदों में भी होगा। सही मायने में कहा जाए तो ब्राह्मण इस समय वर्तमान सरकार में एकदम हाशिए पे है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, ब्राह्मणों को ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्राह्मणों के झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, उनके व्यापार धंधे चौपट किए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मंत्री ब्राह्मण समाज से थे और ब्राह्मण हितों में हमारी पार्टी द्वारा बहुत से कार्यक्रम, बहुत से कदम उठाए गए थे। जैसे कि जितने भी शीर्ष पदों पे थे, ब्राह्मणों को नेतृत्व सौंपा गया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपराधियों के नाम पे ब्राह्मणों को चुन चुन करके उनके काउंटर के नाम पे हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है। अभी विक्रू कांड जो हुआ, उसमें एक नवविवाहिता जिसका कोई कसूर नहीं था, एक हफ्ते की विवाहिता, उसका अपराध जगत से क्या संबंध होगा? वर्षों से जेल में पड़ी हुई है। आप सोचिए कि जिसका पति मार दिया गया हो, जिसका घर तोड़ दिया गया हो, वो विवाहिता आज भी निरपराध होते हुए सलाखों के पीछे है। आखिर ये कैसा न्याय है भारतीय जनता पार्टी का? इसी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं। और जब तक ब्राह्मणों को हम न्याय नहीं दिला देंगे, जब तक ब्राह्मणों के सम्मान को हम उस शीर्ष तक नहीं पहुंचा लेंगे, हमारा ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने की जो घोषणा करी थी, ऐसे जो तमाम घोषणाएं हैं जो ब्राह्मण वर्ग को देख के करी जा रही हैं, तो ऐसे में क्या आप नहीं समझते कि उत्तर प्रदेश में जातिगत चुनाव की जो हम लोगों की मंशा थी रोकने की, कि जातिगत पे आधार पर चुनाव ना हो, क्या आप नहीं समझते कि आज भी सन 2021 में भी जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत जब आज़ाद हुआ था तब से जाति आधारित राजनीति ही भारतवर्ष में चलती रही। आप सब जानते होंगे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पहली बनी थी, उस समय ये कहा जाता था ये ब्राह्मणों की सरकार है, और ब्राह्मण जिस जिस के साथ रहा उसकी सरकारें बनी। ऐसा राजनीतिक दलों को भास है। आज़ादी के बाद करीब 20-25 वर्षों तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उसके साथ रहा। फिर ब्राह्मण वर्ग की जब वहाँ उपेक्षा हुई तो ब्राह्मण वर्ग कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और जनता दल के साथ आया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब राजीव गांधी जी के खिलाफ आवाज़ उठा करके जनता दल का गठन किया, तब ब्राह्मण इनके साथ आया। और ब्राह्मण वर्ग ने एक आवाज़ दी थी कि राजा नहीं फ़कीर है, भारत की तकदीर है। मगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू की और ब्राह्मणों के कई नौनिहाल अग्नि में समा गए, आंदोलन की भेंट चढ़ गए, तब ब्राह्मण वर्ग इनसे आक्रोशित हुआ। और उनकी परिणति क्या हुई, ये आप सबसे किसी से छुपी नहीं है। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम लेवा भी भारत की राजनीति में कोई बचा नहीं। उसके बाद ब्राह्मण वर्ग अन्य दलों की तरफ गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें, ब्राह्मण वर्ग जब समाजवादी पार्टी के साथ गया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। ब्राह्मण वर्ग जब अपने को उपेक्षित महसूस करने लगा, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। परंतु आप जानते हैं, सरकारें तो बनती हैं, लोग मंत्री बनते हैं, मगर ब्राह्मणों के लिए कुछ किया नहीं जाता। लोग ये कहते हैं कि जब हमारे पार्टी की सरकार बनी तो मुझे मंत्री पद दिया गया, मुझे एडवोकेट जनरल बनाया गया, मुझे महासचिव बनाया गया। मैं उन सब से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मान्यवर, आपको तो बनाया गया, उस उपेक्षित ब्राह्मण वर्ग के लिए आपने क्या किया? सही मायने में कहा जाए
तो आरक्षण की आवश्यकता ब्राह्मण वर्ग को थी। भिक्षाटन करके ये वर्ग, इतिहास गवाह है, आप वेदों को उठा करके देख लीजिए, आदिकाल से ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ नहीं किया। 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने के बाद पूरी धरती हमारे भगवान परशुराम जी ने जीती थी। जीतने के बाद चाहते तो क्या कोई ब्राह्मण शासक स्थापित ना कर सकते? परंतु ब्राह्मणों को कभी सत्ता का लोभ नहीं रहा। उन्होंने उस धरती को जीतने के बाद फिर उन्हीं क्षत्रियों को दे दिया शासन करने के लिए। चाणक्य, महात्मा चाणक्य ने उस वर्ग, जब उन्होंने वंश का नाश किया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक सड़क के आम व्यक्ति को, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, एक आम आदमी को उन्होंने भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। ब्राह्मण वर्ग ऐसा है, उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। परंतु आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, मंदिरों में ब्राह्मणों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ब्राह्मणों के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, विद्यापीठ समाप्त हो रहे हैं, आज ब्राह्मण उपेक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि ब्राह्मणों के लिए भी कुछ सरकारों द्वारा योजनाएं बनाई जाएं। जब सरकारें बनती हैं, जब चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। आप मंदिरों में जा कर के देखिए, लोग हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाया करते हैं कि चढ़ावे की राशि सारा ब्राह्मण उठा ले जाते हैं। आखिर मंदिरों में कितना चढ़ावा आता है? मैं कहता हूँ सरकारें ले लें अपने नियंत्रण में इन मंदिरों को और एक मुफ्त वेतन बांध दें हमारे ब्राह्मणों को। जिस तरह से मौलवियों के लिए वेतन की व्यवस्था की गई, जिस तरह से जो मदरसे चलते हैं वहाँ वेतन की व्यवस्था की गई, संस्कृत विद्यापीठों में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती? काशी के वेद पाठी ब्राह्मण आदि भिक्षाटों को क्यों मजबूर हैं? वेदों की रक्षा करने वाला हमारा ब्राह्मण समुदाय इतना उपेक्षित क्यों है? क्योंकि चुनाव जब आता है तब तो ब्राह्मणों की बात की जाती है, परंतु 4 साल जब सदन चलते हैं तो सदन में एक भी अध्यादेश ब्राह्मणों के लिए नहीं लाया जाता। इसलिए आज का ब्राह्मण वर्ग, विशेषकर युवा वर्ग, चेत चुका है। अब वो उन्हीं को उन सदनों में भेजेगा जो ब्राह्मणों के लिए योजनाएं बनाएंगे, जो ब्राह्मणों के बच्चों के भविष्य का ख्याल रखेंगे, संस्कृत विद्यापीठों की स्थापना करेंगे, हमारे वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, तभी ब्राह्मण वर्ग का उत्थान हो सकेगा। मेरा सवाल वहीं घूम के आ गया फिर से कि राजनीतिक पार्टियां जो आज 6 महीने बचे हैं इलेक्शंस को, आज उन्हें ब्राह्मण किया जा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आप हो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ब्राह्मण वर्ग इन लोगों को जब देखता होगा तो इनके दिमाग में बात आती होगी कि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं, ना कि इन्हें ब्राह्मणों से कोई मतलब है? तो ऐसे राजनीतिक दलों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर राजनीतिक दल आज एक बात कह रहा है कि ब्राह्मण उपेक्षित हो रहा है, ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण समर्थ है अपने अत्याचार का विरोध करने के लिए। आदिकाल में जब ब्राह्मण पे अत्याचार हुआ तो भगवान परशुराम ने जन्म लिया, फिर जब ब्राह्मण पे अत्याचार हुआ तो आचार्य चाणक्य ने जन्म लिया। ब्राह्मण अपने अत्याचार का विरोध करना और उसका जवाब देना भली भांति जानता है। इन राजनीतिक दलों को ब्राह्मणों का उत्थान करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो ये सदन में उनके लिए बस नीतियाँ बनाएं, जो हमारे वेद पाठी ब्राह्मण हैं उनको संरक्षण प्रदान करें, संस्कृत विद्यापीठों के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम बनाएं। सिर्फ चुनावी नारों में, चाहे वो मैं उस दल से संबंधित रखता हूं, उसके बावजूद मैं कहता हूं, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी रहे हों, ब्राह्मणों का नेतृत्व करते रहे हों, चाहे समाजवादी पार्टी में कुछ तथाकथित लोग ब्राह्मणों का नेतृत्व करते रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करते रहे हों, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि क्या ऐसी कोई बातें गिनाई जा सकती हैं जो ब्राह्मणों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा की गई हो? शायद कदापि नहीं। उन मंत्री पद दे देना, पार्टियों में पद दे देना, इससे ब्राह्मणों का उत्थान नहीं होगा जब तक ब्राह्मणों के लिए ठोस नीतियां नहीं बनेंगी। और आज का युवा वर्ग जागृत है, हम दलों को विवश करेंगे, हम सरकारों को विवश कर देंगे कि ब्राह्मणों के लिए ठोस नीतियां बनाएं, तभी समाज का उत्थान होगा, तभी इस देश का उत्थान होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब ब्राह्मण जागृत हुआ है तब तक भारत का उत्थान हुआ है, जब जब ब्राह्मण सुप्त हुआ है तब तक भारत का पतन हुआ है, और भारत का पतन हम होने नहीं देंगे। इसलिए ब्राह्मणों को जागृत करेंगे, संगठित करेंगे, और आगामी चुनाव में ब्राह्मण वर्ग उसी के साथ जाएगा जो ब्राह्मणों के लिए ठोस नीतियां लेकर के आएंगे, न कि लोग लुभावन बातें। तो ये थे हमारे साथ राजेश मिश्रा राजन जी, जो ब्राह्मण समाज की एक प्रखर आवाज़ हैं। मैं उनसे एक आखिरी सवाल आप लोगों के लिए पूछना चाहूँगा कि जो भी ब्राह्मण समाज के वर्ग के युवा जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन युवाओं से आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि वो बड़ा भ्रमित हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी की ओर जाएँ या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। ऐसे युवाओं को आप क्या प्रेरणा देंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण युवाओं से कहूँगा, आप संगठित हों, सरकारें आपके कदमों में गिरेंगी। आप संगठित हों, नीतियाँ आपके हिसाब से बनेंगी। आप संगठित हों, सरकारें आप चलाएंगे।
गद्दियों पे आप बैठेंगे, आप अपनी नीतियां बनाएंगे, क्योंकि जब जब आप जागृत हुए हैं उन्हीं की सरकार बनी है। जिसके साथ आप रहे हैं वही लखनऊ और वही दिल्ली की गद्दी पे आसीन हुआ है। आपके हाथ में वो ताकत है कि आप इतिहास और भूगोल दोनों बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। आप सिर्फ संगठित रहें, लोग आपके कदमों में आएंगे। मुझे सारे युवाओं को बस एक ही संदेश देना है कि सरयू पारी कांदकुब्ज ऊंच नीच का भेदभाव भूल करके सारा ब्राह्मण समाज संगठित रहे, एक झंडे के तले रहे और एक साथ किसी एक दल का समर्थन करे। तभी ब्राह्मण समाज का, तभी भारत का, तभी उत्तर प्रदेश का उत्थान संभव है। जय परशुराम। कैमरामैन मयंक के साथ मैं मानव राघवेल, इंडिया नाउ।